नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग इंडिया यानी कि वोट का वाई फैक्टर और आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। राजस्थान में जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण लोकसभा की 2 सीट हैं और दोनों को ही इस बार हॉट माना जा रहा है। दोनों बड़े दल मुद्दों के आसरे वोटरों को लुभाने के लिए, अपने पाले में लाने के लिए कोशिशों में जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन जयपुर के नौजवानों का अपना मिजाज है। यहां के युवा हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी के साथ रखते आए हैं। 2019 में उनकी नई सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, वो अपने सपनों का भारत आखिर कैसा देखना चाहते हैं, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर सियासी नब्ज टटोलने यंग इंडिया की टीम जयपुर के राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में युवाओं के बीच जा पहुंची। देखिए क्या कहता है जयपुर का नौजवान और यंग इंडिया। नमस्कार, मेरा नाम है ललित वर्मा और एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। आज हमारा कारवां पहुंचा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में, क्योंकि प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी है और यहां से निकले हुए विद्यार्थियों ने न सिर्फ भारत में, पूरे देश और विश्व में अपना परचम लहराया है। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। करीब 53% से ज्यादा आबादी है भारत की, वही युवाओं की है। इन युवाओं के बीच में हम पहुंचे हैं, वही हमारे 5 सवाल लेकर। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और 2019 में आपको किस तरह की सरकार चाहिए, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। 2019 में हम चाहते हैं कि राष्ट्रवादी सरकार हो, जो सबसे पहले स्वयं के बारे में नहीं, आम जनता के बारे में पर करे। हमारी सबसे बड़ी परेशानी है हमारे किसानों की। जैसा कि हम सुनने में आता है हमेशा आत्महत्या कर रहे हैं और किसानों की आत्महत्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। युवा जैसे कि बेरोजगार है, वो अपनी समझ में काम नहीं कर पा रहा है कि किस वजह से वो करे। तो हम सरकार से चाहते हैं जो सरकार बने वह पहले किसानों की समस्याओं का समाधान करे। दूसरा, जो युवा जिसकी हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा प्रतिशत युवाओं का हमारे देश में है, वह बेरोजगार ना रहे। से जानना चाहेंगे आपको 2019 में किस तरह की सरकार चाहिए। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्र के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों से ये कहना चाहता हूं कि वो अधिकतर समाजवाद, राष्ट्रवाद के कार्य करें। समाजवाद को ज्यादा अपनाते हैं लोग, समाजवाद के अनुसार रहकर काम करें। बट ये है कि अधिकतर युवा बेरोजगार है और सबसे ज्यादा इस भारत देश में 64% युवा है। ऐसा कोई से देश नहीं है जिसमें सबसे ज्यादा युवा हो। युवाओं के लिए सरकार कार्य करे तो युवा बहुत आगे निकलेंगे, देश भी आगे निकलेगा और देश में उन्नति ही उन्नति होगी। फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। मैं आज कह रहा हूँ। आपसे जानना चाहेंगे सर, 2019 लोकसभा चुनाव आ गए हैं और सबसे इम्पोर्टेंट राष्ट्रवाद के लिए है कि हमारी एजुकेशन, अगर कोई भी सरकार आती है तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं एजुकेशन किस अकॉर्डिंग की रहेगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और एजुकेशन को फ्री होना इज मस्ट फॉर इंडियंस। बिकॉज इफ वी वांट ए ब्रिलियंट इंडिया, सो वी हैव टू स्टार्ट फॉर ए बेटर एजुकेशन एंड फ्री एजुकेशन फॉर इंडिया। अगर हमें फ्री एजुकेशन मिलेगी हम इंडियंस को, हम बच्चों को, तो कोई भी बेरोजगार तो नहीं होगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन भी मिलेगी तो हम अपना बिजनेस भी ओपन कर सकते हैं, अपनी जॉब भी कर सकते हैं। जानना चाहेंगे 2019 में आपको कैसी सरकार चाहिए। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार सभी लोगों को दे सके। अभी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर ये मुद्दा था कि मतलब बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले और रोजगार मिले, और आज मतलब रोजगार की दर 7% से कम हो गई और बेरोजगार बहुत ज्यादा घूम रहे हैं देश के अंदर। और अभी जीडीपी का अनुमान भी 6 के लगभग आ गया है, जो पहले 7 के लगभग था। तो ऐसी सरकार दे जो सभी को साथ लेकर चले और सभी को रोजगार मिले और किसानों की आत्महत्या पहले भी होती आ रही है और अभी भी होती रह रही है। तो सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा इस बार। मेरा दूसरा सवाल है उम्मीदें। 2019 में चाहे किसी की भी सरकार बने, किन उम्मीदों को लेकर आप वोट करने चाहेंगे कि एक युवा होने के नाते मुझे सरकार से ये उम्मीद रहेगी, मैं इसलिए वोट कर रही हूँ। योजनाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उनका पूरी तरीके से वो पहुंच नहीं पाती। जैसे स्किल इंडिया मिशन है, सिर्फ बात रह जाता है यहाँ तक कि भाई हम सर्टिफिकेट मिल रहा है, पूरी ट्रेनिंग और पूरी ऐसी चीजें नहीं हो पाती हैं। दूसरा, जाति, जैसे हिंदू मुस्लिम का अभी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा हो रहा है। हिंदू अब नेशनलिज्म अब आ गया है, जातिवाद पर आ गया है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट के लिए यही होता है कि हमें अच्छी सी एजुकेशन मिले और उसके बाद हमें अच्छा सा रोजगार की सुविधाएं, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। आप सर, हम
आने वाली सरकार से ये उम्मीद करेंगे कि जो शिक्षा का स्तर जो है अभी यहाँ पे, उस शिक्षा के स्तर को इस तरह से मॉडिफाई करें कि वो रोजगार परक शिक्षा में कन्वर्ट हो जाए, और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उन पे भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो आने वाली सरकार है वो क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति बिल्कुल भी ना करे और ज्यादा से ज्यादा जितना संभव हो सके देश का सर्वांगीण विकास करे, शिक्षा को बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, जिससे हमारा देश आगे बढ़े। तीसरा सवाल, सपनों का भारत। सपने सभी देखते हैं, सपने देखने का अधिकार सभी को है, सब खुद के लिए सपने देखते हैं, लेकिन क्या भारत के लिए सपना देखा है? यदि भारत के लिए सपना देखते हैं तो किस तरह का आपके सपनों का भारत होना चाहिए? मेरे सपनों का भारत एकदम से स्वच्छ होगा, भ्रष्टाचार रहित होगा और स्वस्थ होगा। हमारे सपनों का भारत एजुकेशन होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि एजुकेशन सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि एजुकेशन होगी तो हमें रोजगार के लिए जो मुद्दे हैं वो भी खत्म होंगे। एक स्किल इंडिया होना चाहिए, जैसे कि सबको रोजगार मिले उसके अंदर उनके अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, और एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। एजुकेशन सबको। आपसे जानना चाहेंगे सर, मेरे सपनों के भारत में दूसरी आसिफा या फिर दूसरी लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा भारत हो जहाँ रात के 2 बजे चाहे 3 बजे लड़की बाहर निकल सके, उसे अपने भाई की या अपने पिता की जरूरत ना हो कि वो उसे बाहर ले जा सके। तो मैं चाहती हूँ महिला सुरक्षा पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। महिला सुरक्षा पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाए। रात को 1-2 बजे ही क्यों, 24 घंटे क्यों नहीं? आप में से कोई है जिसके सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए? कुछ कहना चाहिए आप? सर, मेरे सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए, पहला, जब हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो मेरे सपनों के भारत में लोग ऐसे होने चाहिए जो अपने देश से प्यार करें, ना कि किसी और के देश से नफरत। दूसरी बात, विमेन एम्पावरमेंट जैसी चीज की हमारे देश को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई कहता है हम विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो अपने आप को ऐसी अथॉरिटी में रखता है कि जो हमें पावर देता है सेफ होने की। ऐसा नहीं है, हमारे पास उतनी शक्ति है और हम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हैं। खुद के देश से तो प्यार करें, लेकिन दूसरे के देश से नफरत भी ना हो। आप में से कोई और? देखिए, हमारा भारत देश ऐसा होना चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, हम व्यक्ति की जो 3 मूल आवश्यकताएं हैं वो हर नागरिक को मिलनी चाहिए और राष्ट्र की एकता, अखंडता बनी रहनी चाहिए। भारत देश के अंदर भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और हमारा भारत देश सुंदर और स्वस्थ रहना चाहिए। हर कोई कुछ न कुछ बनने का सपना देखता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, किसी को जज, किसी को वकील। आज एक दिन का इनको प्रधानमंत्री बना देते हैं। यदि आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो क्या करेंगे आप? सर, हम सबसे पहले मतलब किसानों की समस्याओं को समाधान, किसानों की समस्या सुलझाएंगे। सबसे पहले एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे सर। एजुकेशन को ठीक से, जातिवाद, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जिससे कि फिर जैसे अब ग्रुप में बट गए ना कि हमारी कैटेगरी की हमारी कैटेगरी, तो वो नहीं हो, सब एक से मिले। सब एक। गरीबी और भ्रष्टाचार को हटाना चाहूँगी। गरीबी, भ्रष्टाचार। सबसे पहले देश का अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाएंगे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं सभी को बेहतर बनाएंगे और शिक्षा के रूप से देश का सर्वांगीण रूप से विकास करेंगे। आप? ये जो सभी सुविधाएं मिलती है ना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी हैं, मुख्यमंत्री, ये जो इनको सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे कि विदेश यात्रा होती है, जो भी होती है फ्री होती है, इनके सारे रेल किराया वगैरह सब कुछ, बंगला सब फ्री मिलता है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गई ना, तो मैं जो खुद की जो सारी सुविधाएं होती है उनको खत्म करके जिनकी जरूरत है उनको दिया जाए। पॉलिटिशियंस की मिलने वाली सभी सुविधाओं को खत्म करके आम जनता या जो भी जरूरतमंद हो, सैनिक हो, उनको मिलनी चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे? शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा दें। शिक्षा और रोजगार। अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो सबसे पहले मैं जातिवाद को एक तरीके से खत्म करना चाहता हूं कि हर कोई अपने नाम के सेकंड जो लास्ट नेम होता है वो इंडियन लिखे। सबसे पहले यूनिटी बन जाएगी उस चीज से, ना ही जातिवाद फैलेगा ना ही और कोई, क्योंकि जातिवाद होता है तो हम यूनिटी में नहीं रह पाते। तो अपना सेकंड लास्ट नेम होगा इंडियन। जो सुरक्षा कर्मी है ना, तो उनकी सुरक्षा 24 घंटे होती है। 24 घंटे में उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है सर, तो सुविधाएं उनको अधिक से अधिक हो। सुरक्षाकर्मी जो 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं या 24 घंटे ड्यूटी होती है, तो उनको ड्यूटी पे पूरी सुविधा मिले, अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सकें। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, आरक्षण को खत्म करना। आरक्षण को खत्म करेंगी अगर आप एक दिन की प्रधानमंत्री बनती है। मेरा और 5वां और अंतिम सवाल है, क्या आप अपने सांसद से खुश हैं? खुश हैं तो क्यों, और खुश नहीं हैं तो क्यों नहीं? क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, एक नया सांसद आपको चुनना है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप अपने सांसद को लेकर क्या सोचते हैं? सर, मैं अपने सांसद से खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारे जो कस्बा है उसमें जो गाय वगैरह वो घूमती रहती हैं और कचरा वगैरह ज्यादा ही रहता है। और एक क्या है कि हमारे गांव से वहाँ आने में प्रॉब्लम रहती है, गाड़ी वगैरह की सुविधा इतनी बढ़िया नहीं है। आप अपने सांसद को कितने नंबर देती हैं? कितने में से? 10 में से। 10 में से मैं 3 नंबर। 10 में से 3।
सर मैं अपने सांसद से एक बड़े मतलब पूरे इंडिया लेवल पे देखूं तो मैं खुश हूं, क्योंकि पहले जो पुराना सांसद था उसमें ये चीज नहीं थी, डिजिटलाइजेशन वर्ड का यूज नहीं था, और जो एजुकेशन लेवल है और देशों से जो कनेक्टिविटी है वो चीज नहीं थी। तो मैं तो इस चीज से खुश हूं, क्योंकि अब हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो अच्छा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ही हम लोगों का विकास हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या आप अपने सांसद से खुश हैं तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? एक्चुअली मैं मेरे सांसद से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऐसा कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक मतलब स्कीम चलाई गई है हमारे केंद्र सरकार द्वारा, उसका एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है जो राष्ट्रपति द्वारा माननीय राष्ट्रपति द्वारा मिलता है। उनके द्वारा लास्ट 2 ईयर से वो अवार्ड उनके द्वारा दिया जा रहा है, माननीय राष्ट्रपति जी से नहीं दिलवाया जा रहा। और दूसरी चीज सबसे बड़ा एक यूथ फेस्ट होता है, नेशनल यूथ फेस्ट, जिसमें 8,000 से 9,000 यूथ पूरे इंडिया का पार्टिसिपेट करता है, वो भी इस साल बंद करा दिया गया है। तो हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। यूनिवर्सिटी के इस यूथ से जाना हमारे 5 सवाल, सपनों का भारत कैसा हो, 2019 में इनको सरकार कैसी चाहिए, इसके साथ ही इनको उम्मीदें क्या रहेंगी, पीएम बनाते हैं तो ये क्या काम करते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हमारे अन्य सवालों के साथ एक बार फिर से इन युवाओं से जुड़ेंगे और जानेंगे इनके मन की आवाज। अब यहाँ पे सब वीआईपी चौकीदार बन के बैठे हैं, तो चौकीदार लगाना आसान है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। हमने क्या किया था, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, उसकी कोई बात नहीं करता। ऐसे एजेंडे न बनाए जो गुमराह करने वाले हो जनता को। 15 लाख 72 लाख ये तो जनता कितने ही कमा लेगी, मगर उनके लिए आप क्या कर रहे हो ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए कमाते रहे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम यंग इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हमने इन युवाओं से जाना था कि इनको किस तरह की सरकार चाहिए, इनकी उम्मीदें क्या रहेंगी, सपनों का भारत कैसा होगा। ब्रेक के बाद हम अपने अगले सवालों की ओर बढ़ेंगे और पहला सवाल इनके बीच में लेकर पहुंचेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, इस बार क्या राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा या स्थानीय मुद्दे? इस बार है ना जो सबसे ज्यादा अपन देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रहित में सबसे ज्यादा लोग सोच रहे हैं। अब पहले नेता है ना जो खुद जाके रैलियां करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, अभी क्या है कि खुद युवा है ना राष्ट्र हित में सोच रहा है, राष्ट्र के हित में वो कुछ आगे करना चाहता है, तो खुद भी है ना जो प्रचार करना चाहता है भाई मेरे देश में अच्छा नेता है और वो राष्ट्र हित में ही बेस्ट कार्य करना चाहिए उसको, तो वो अपने अधिकतर टाइम में है ना जो राष्ट्र हित में अधिकतर कार्य सोचता है। मैं अपना सवाल दोहराऊंगा, क्या इन लोकसभा चुनावों में राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा या स्थानीय मुद्दे? राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का जितना भी एजेंडाज हैं वो सारे अब मीडिया के थ्रू सभी जगह पॉपुलर हैं, और अब स्थानीय मुद्दे न रहकर वो जो भी पहले स्थानीय थे वो अब नेशनल बन गए हैं। तो राष्ट्रवाद का मुद्दा आप? सिर्फ राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस बार, स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रवाद? सर राष्ट्रवाद का रहेगा सर मुद्दा। राष्ट्रवाद? सर राष्ट्रवाद का मुद्दा भी रहेगा, क्योंकि है ना मीडिया ने ऐसा प्रचार बना दिया है कि राष्ट्रवाद को भी दिखा रहा है। कोई बेरोजगारी जो नीचे स्थानीय मुद्दे हैं जो राष्ट्रवाद के नीचे दब चुके हैं, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, ये सब राष्ट्रवाद के नीचे दब चुके हैं और राष्ट्रवाद को मीडिया ने एक तरह हावी बना दिया है ये मुद्दा। राष्ट्रवाद देखिए, राष्ट्र सर्वप्रथम है, राष्ट्रवाद का मुद्दा इस बार हावी रहेगा। जैसे कि अभी आपको पता है पुलवामा हमला, तो जैसे हमारे राष्ट्र के ऊपर दूसरे विरोधी देशों ने हमला किया तो उसका जवाब उनको करारा जवाब दिया गया है, तो राष्ट्रवाद का मुद्दा। राष्ट्रवाद का मुद्दा आप? हमारा जो युवा है वो 2 टाइम की अगर रोटी भी नहीं मिलती तो भी जी लेगा, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो वो कभी नहीं अपना भूखा भी रहने के लिए कहेगा। मेरा दूसरा सवाल लेकर इनके बीच में पहुंचेंगे। इस बार एक काफी फेमस डायलॉग चल रहा है, मैं भी चौकीदार हूँ, इसके साथ हमने जोड़ दिया है मैं भी बेरोजगार हूँ। कौन सा ज्यादा असरदार है, मैं भी चौकीदार हूँ या मैं बेरोजगार हूँ? मैं भी बेरोजगार हूँ, वो मुद्दा ज्यादा है। मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी बेरोजगार। मैं भी बेरोजगार हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ।
सर मैं तो रोजगार हूँ, मेरे पास रोजगार भी है, बट ऐसा नहीं है कि हम मैं भी चौकीदार भी बहुत फेमस हो रहा है, ठीक है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि चौकीदार से हम अपनी राजनीति चलाएं या बेरोजगारी से हम अपनी राजनीति चलाएं। जो भी है अपने स्थानीय मुद्दों को भी देखिए, क्योंकि एक राष्ट्रवाद तभी बनता है जब छोटे छोटे स्थान मिलकर हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। तो स्थानीय मुद्दों को भी बढ़ाएं और रोजगार को भी बढ़ाएं। जैसा कि आपने बोला मैं भी चौकीदार कहना आसान है, लगाना भी आसान है। नाम के आगे मैं भी चौकीदार लगा लेते हैं, लेकिन चौकीदार की रियल में क्या हालत है उसको कोई नहीं जानना चाहता। किसी को 2000 रुपए मिल रहे, किसी को 3000 रुपए मिल रहे, खर्चा भी नहीं चल रहा। अब यहाँ पे सब वीआईपी चौकीदार बन के बैठे हैं। तो चौकीदार लगाना आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत कठिन है। मैं इन दोनों सेंटेंसेस में से मैं भी बेरोजगार हूँ, इसको ज्यादा प्रायोरिटी दूंगी। मैं भी बेरोजगार हूँ, इसी को मुद्दे को ज्यादा प्रायोरिटी। मैं भी बेरोजगार। आप? मैं भी बेरोजगार हूँ, इसी को प्रायोरिटी। मेरा तीसरा सवाल लेकर इन युवाओं के बीच में पहुंचेंगे। क्या इस लोकसभा चुनाव में जो विकास के मुद्दे हैं वो हाशिए पर चले गए हैं? विकास के मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ धर्म, जाति, राजनीति, राफेल, इन पे ध्यान दिया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो असली मुद्दे हैं हमारे समाज ही नहीं, मैं राष्ट्रवाद कहूंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेइंग है कि गुरु रहे ना रहे ये देश रहना चाहिए, और इस देश को रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ रफाल डील या धर्म या इन सब की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ एकता की जरूरत है, प्यार की जरूरत है। वो होगा तो हम सब अपने काम करेंगे। आपको क्या लगता है, सर मुझे मुद्दे हाशिए पे गए? जी हाँ सर, विकास के मुद्दे हाशिए पर चले गए, क्योंकि इन मुद्दों से है ना ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दे चलाए जा रहे हैं, जिनसे जो जनता है ना वो उन पे जो अपने जो बेसिक नीड है उन पे ध्यान न देकर जो बड़े मुद्दे हैं ना जो राष्ट्रवाद पे चल रहे हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। हाँ सर, मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि विकास के मुद्दों को छोड़ के यहाँ पर जातिवाद ये सब कुछ इन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जबकि इनको छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सबको समानता मिलनी चाहिए। जातियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि सभी जातियां हैं, सबको एक समान दर्जा मिलना चाहिए। इसको न लेकर अपने देश के विकास पर ध्यान देना चाहिए, तो इसको ध्यान नहीं रखा जा रहा। देश के भी एक विकास पे जरूर ध्यान देना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, आरक्षण खत्म करना चाहिए। देश के विकास पे ध्यान दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। रिसर्च लेवल का भी, हर चीज को, हर फील्ड में विकास का ध्यान देना चाहिए, हर फील्ड में देना चाहिए। पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो है जातिवाद का। जातिवाद को महिला और पुरुष के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए, उन्हें हर फील्ड के अंदर समान अधिकार देने चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं हो रहा है। सिर्फ बोलने के अंदर है, लेकिन जहाँ ये बात आती है अधिकार देने की वो वहाँ उन्हें नहीं मिल रहा। मेरा चौथा सवाल रहेगा, मोदी के कार्यकाल को आप अपनी कसौटी पर कितना खरा उतार सही मानते हैं? मेरे लिए बहुत सही है, पहले से तो बहुत बेटर है। आतंकवाद के मामले में बहुत सही है, विकास के मामले में बहुत सही है, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत सही है। मोदी मेरे लिए बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत कुछ इंडिया के लिए किया। डेवलपमेंट का भी देखे तो उन्होंने खूब अच्छा किया है इंडिया के लिए। मैं अगर कहूँ तो मोदी ने 5 साल में वो कर दिया जो कांग्रेस शायद 40 साल में नहीं कर पाई, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल की बात करूँ तो जो इंडिया की रेपुटेशन है आज वो काफी अच्छी है, और लोग कहते हैं कि मैं इंडियन हूँ, तो वो एक बहुत अच्छी बात। ये लोग बोलते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी कौन अच्छी है कौन बुरी है, लोग ये नहीं सोचते कि पहले जो भी बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए जो लड़ता है वो एक समाज में से पहले एक आम इंसान ही होता है, फिर एक टिकट लेता है, उस पर टैग लग जाता है बीजेपी और कांग्रेस का, उससे पहले वो आम इंसान ही होता है। तो मतलब जब वो आम इंसान होता है तब सब लोग उससे ऐसे बोलते हैं कि ये सही है ये गलत है, लेकिन उस टैग लगने के बाद मतलब एक लोगों की इमेजिनेशन हो गई है कि बीजेपी कांग्रेस, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो बीजेपी और कांग्रेस में खड़े वो भी तो हम जैसे ही लोग हैं। मतलब खरा उतारते हुए मानती है मेरे लिए एक बार फिर मोदी सरकार। मेरा पांचवा सवाल लेकर आपके बीच में पहुंचेंगे, क्या कांग्रेस और बीजेपी में सत्ता की लड़ाई है या विचारों की? चलो आपसे जानना चाहते हैं, क्या सत्ता है या विचारों की? सत्ता की ही लड़ाई है बेसिकली। कोई किस मुद्दे को उठा देता है, कोई किस मुद्दे को उठा देता है, सत्ता की ही लड़ाई है। बस वो अपने सत्ता जीतने के लिए कोई भी मुद्दा ढूंढते हैं, कोई चौकीदार बोल देगा, कोई बेरोजगार बोल देगा, बस अपनी सत्ता चलाने के लिए वो कुछ भी मुद्दा बना लेते हैं। सत्ता की लड़ाई है, पावर में आना चाहते हैं सभी। हमने क्या किया था, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है उसकी कोई बात नहीं करता, सिर्फ कीचड़ उछाले जाते हैं आपस में प्रचार के नाम पे, तो ये सत्ता की लड़ाई है। अधिकतर देखा जाए ना तो बीजेपी सरकार है ना, अधिकतर उत्तर प्रदेश में ना अयोध्या राम मंदिर को लेके बैठ जाती है और वहाँ पर धंधे करते थे, हम तो मंदिर बनवाएंगे, हिंदुओं का ये करेंगे वो करेंगे। कांग्रेस है जो किसानों को लेके बैठ जाती है, हम किसानों को वहाँ पहुँचा देंगे वहाँ पहुँचा देंगे। किसानों को ना जो पेड़ पर लटकवा दिए कांग्रेस वालों ने। मान लो कि देखा जाए ना तो अधिकतर युवा है ना और किसान हो बेरोजगारी के तले, और किसान है ना जो फसल के लिए
अधिकतर मरता ही रहा है सर। चुनावों के टाइम पे याद आता है सरकार को। सर ये कि जो किसानों को फायदा मिला ना इस बार मोदी जी के द्वारा, तो वो बहुत अधिक फायदा मिला है इस टाइम पे सर। नाच का देखो, हर चीज का भाव थोड़ा ऊंचा चल गया। मोदी जी की थोड़ी कृपा थी कि किसानों की ओर भी देखे उन्होंने। किसानों की ओर पीछे कुछ मेरे साथी खड़े हैं, उनसे जानना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस और बीजेपी में क्या सत्ता की लड़ाई है विचारों? देखो, सत्ता सबसे बाद में आती है, विचार सबसे पहले आते हैं। जैसा कि अभी आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रवाद और जो जुमलेबाजी है वो दोनों आपस वर्सेस चल रही है। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, चुनाव बाद में है, राष्ट्र पहले। राष्ट्र है तो हमें तो रोजगार है, और रोजगार है तो विकास है। ये सबसे पहले हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। जैसा कि आज आपको देखने को मिल रहा है, देशों में देश तोड़ो जो संगठन है वो ज्यादा एक्टिव है। आज जो अलगाववादी नेता है वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे आप देखने को मिल रहा है उनके चुनाव प्रचार में भी 2-2 दिन 3-3 दिन रोक लगाई जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? आज भारत देश में ही भारत के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा अगला सवाल है, वंशवाद की परिपाटी क्या लोकतंत्र के लिए खतरा है? ऑब्वियसली खतरा है। वंशवाद की टैलेंट उभर के नहीं आ पाता अगर वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है तो। आपसे जानना चाहिए। हाँ, वंशवादी राजनीति के लिए, देश के लिए खतरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो टैलेंट, जिनमें टैलेंट होता ही नहीं है, फिर भी उनको राजनीति में जगह दी जाती है। आप जी, वंशवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए। अब कांग्रेस के बात करें तो अपन कांग्रेस में राहुल गांधी जी, मैं साफ बोलता हूँ, पीएम पद के दावेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस में बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें क्यों पीएम पद का दावेदार घोषित कर रहा है? बिकॉज वंशवाद, ठीक है, एक परिपाटी चली आ रही है। और तब तक मैं ये बताना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना पीएम पद का दावेदार कोई अच्छा नेता नहीं लाएगी सामने, तब तक वो नहीं जीत सकती। ऑब्वियसली कोई मुकाबला नहीं है। वंशवाद की राजनीति दोनों पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर वसुंधरा राजे का पुत्र भी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर भी वंशवाद की राजनीति है। इसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस के अंदर ही वंशवाद की राजनीति है, दोनों पार्टियों के अंदर वंशवाद की राजनीति है। बिल्कुल सर, इस बार मतलब वंशवाद की राजनीति हावी है, क्योंकि ये ना मतलब वंशवाद ही चला आ रहा है। मतलब ये सर वंशवाद देश के लिए खतरा है, तो इसको तो खत्म करना ही चाहिए सर। वंशवाद देश के लिए खतरा है और इसको खत्म करना चाहिए। वंशवाद की परिपाटी कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है। मेरा जो अंतिम सवाल है, क्या पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एजेंडा सेट कर रही हैं, और इस एजेंडे में जो विकास के मुद्दे हैं, जो आम लोगों के मुद्दे हैं, वह खत्म होते जा रहे हैं? देखिए, मैंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों का मैनिफेस्टो देखा था। उसके अंदर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर प्रति सालाना 72,000 जो भत्ता है वो दिया, गरीबों को जो देने की बात की, जो घोषणा की, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। कहीं ना कहीं अगर वो 72,000 हम लोगों को मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मदद। आपसे जानना चाहेंगे, क्या जीतने के लिए एजेंडे सेट किए जा रहे हैं और विकास नहीं? देखो, एजेंडा सभी पार्टीज बनाती है, कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी बनाया। बीजेपी ने 15 लाख का बनाया था, जो हमने देख लिया। हम कांग्रेस का 72,000 वाला भी देखेंगे। एग्जैक्टली अगर बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। हम ये सोच सकते हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोला है, अगर करके दिखाएं तो हम इंडियंस सभी पार्टीज के साथ है, बट कुछ करके दिखाओ, बोल के नहीं। अधिकतर पार्टियों से ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे एजेंडे न बनाएं जो गुमराह करने वाले हो जनता को। 15 लाख 72 लाख ये तो जनता कितने ही कमा लेगी, मगर उनके लिए आप क्या कर रहे हो ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए कमाते रहे? 72 लाख और 15 लाख तो युवा खुद कमा लेगा, मगर उनको बेरोजगार मुक्त करो ताकि वो आपके ऊपर टिक के नहीं रहे, आपसे गुमराह नहीं हो। यही कहना चाहूंगी कि राष्ट्रवादी मुद्दे तो जरूर होने ही चाहिए। जैसे कि मेरे भाई ने कहा कि 72,000 दे करके या फिर आप 6,000 दे करके हम लोगों को ये आकर्षित कर रहे हैं कि घर बैठे हमारे पास 6,000 72,000 रुपए आ जाएंगे। आप ऐसा क्यों कोई कार्यक्रम नहीं चला रहे या कुछ ऐसी योजनाएं नहीं ला रहे जिससे हम वो खुद अर्न करें? आप उस जगह हमें अर्न करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म दीजिए। आज के युवा की राय हमने जानी। राजस्थान विश्वविद्यालय के कैंपस से नए ने 72,000 की जरूरत है, नए ने 15 लाख की जरूरत है। इनको जरूरत है तो उस प्लेटफॉर्म की जहां पर ये अपने प्रतिभा को दिखा सके, निखार सके। आज हमने जानी विश्वविद्यालय में युवाओं के मन की बात। कल किसी और कैंपस में जानेंगे यंग इंडिया की आवाज। कैमरा पर्सन विकास के साथ ललित वर्मा, जी मीडिया, जयपुर।